गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर, एसएमएम मेमोरियल कॉलेज, जंगल सुभान अली, गोरखपुर। आज मैं 2018 बैच को जैव विकास के संबंध में टॉपिक में आज कुछ बताना चाहूँगा। जैव विकास पढ़ने से पहले हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानना होगा, जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई और ये परिकल्पनाएं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। तो इसको दो काल में बांट दिया गया। एक प्राचीन काल की जो परिकल्पनाएं थी और एक आधुनिक काल की जो परिकल्पनाएं थी, दो भागों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम प्राचीन परिकल्पनाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि ये जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ से, कैसे हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि जीव की उत्पत्ति के संबंध में जो प्राचीन परिकल्पनाएं विकसित की गई, उन प्राचीन परिकल्पनाओं में पहला आपका अनादिवाद था, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन। द सेकेंड स्पेशल क्रिएशन, थर्ड प्रलयवाद, और उसके बाद स्पॉन्टेनियस स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर उसके बाद से जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आपका लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद से ब्रह्मांडवाद था, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो ये सब प्राचीन परिकल्पनाओं में आधारित थ्योरी थी, जिसमें हम पहली थ्योरी परिकल्पना जो थी अनादिवाद में क्या था, इसमें यह कहा गया कि यह जो पृथ्वी थी यह निरंतर पहले के कालांतर में भी वही रही होगी जो आज है। बाद में इसका खंडन भी हुआ, क्योंकि पहले जो जीव थे उन जीवों की कड़ियों को आज जोड़ के देखा गया तो काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती थी। तो ऐसा नहीं था। फिर दूसरा था स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में के अंतर्गत ये कहना था कि स्पेशल क्रिएशन मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीव की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई, गॉड ने किया, 6 दिन में किया। प्रथम दिन में आकाश और पृथ्वी बनी, द्वितीय दिन में पृथ्वी और आकाश अलग हुए और जल बना, तृतीय दिन में शुष्क भूमि बनी, पौधे बने, फोर्थ डे में चांद और तारे और सूर्य बने, और 5वें और 6वें दिन में जीव उत्पन्न हुए, आदमी और औरत का निर्माण हुआ। इसके बाद से आ जाता है प्रलयवाद। प्रलयवाद सिद्धांत में यह बताया गया कि हर अपने एक युग में एक प्रलय आता है, सभी जीव खत्म हो जाते हैं, फिर नया युग आता है। इस तरह से प्रलयवाद में शुरुआत हुई। फिर उसके बाद से स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में यह बताया गया जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, मतलब स्वतः हो जाती है। ऐसा मानना रहा है कि जीव की उत्पत्ति अपने आप से हो गई। जैसे वान हेलमोल्ट का कहना था कि पसीने की से भीगी शर्ट को यदि चोकर के साथ या गेहूं की बाली के साथ रख दिया जाए तो स्वतः चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। मिस्र के लोगों का कहना था कि नील नदी के कीचड़ से घड़ियाल, मेढक, बिच्छी इत्यादि अपने आप से पैदा हो गए। उसके बाद स्वतः जननवाद का खंडन किया गया। खंडन करने में
एक वैज्ञानिक का नाम आता है फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 3 फ्लास्क तैयार किए। इस 3 फ्लास्क में उन्होंने मांस का शोरबा रखा। एक फ्लास्क को उन्होंने पार्चमेंट पेपर से टाइटली कस दिया कि एयर भी ना पास हो सके। दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जालीदार युक्त कपड़े से उसको बांध दिया। तीसरे फ्लास्क को उन्होंने खुला छोड़ दिया। बारी बारी से इन्होंने अध्ययन किया। कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद ये पाते हैं कि जो फ्लास्क खुली थी उसमें कुछ छोटे छोटे जीव जैसे मक्खी, मच्छर इत्यादि कीड़े मकोड़े घुसे होंगे। उनसे जीव की उत्पत्ति हुई होगी। दूसरे फ्लास्क में देखा गया जिसमें जाली लगी थी, उसमें माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव थे वो एयर के माध्यम से घुस गए होंगे, जिससे उसमें सड़न उत्पन्न हुई। तीसरे फ्लास्क जो कि पार्चमेंट पेपर से पूर्णतः ढका गया था, टाइटली कसा गया था, एयर टाइट था, एयर भी नहीं उसमें पास कर पा रही थी। उसमें यह पाया गया कि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं देखा गया। जीव उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं पाए गए। जैसा था वैसा ही मिला। अतः यहाँ पर इन्होंने खंडन किया स्वतः जननवाद का। फिर उसके बाद से लुई पास्चर जिन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, जीवात्मोत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें लुई पास्चर ने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। तो इसमें यह बताया गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से संभव है। इसमें इन्होंने हंस के आकार का एक फ्लास्क तैयार किया जिसमें एस आकार की गर्दन उसकी रखी और उसमें शुगर और ईस्ट का घोल रखा, सॉल्यूशन रखा, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद से फ्लास्क के मुख पे रुई लगा दी जिससे उसमें माइक्रोब्स ना प्रवेश कर सके। और उन्होंने कुछ दिन बाद उसमें अध्ययन किया, उसमें किसी भी प्रकार का सड़न नहीं हुई, जीव नहीं उत्पन्न हुए। परंतु कुछ दिन पश्चात उन्होंने एस फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया और उसके बाद से अध्ययन किया। इसमें पाया कि सूक्ष्म जीव आ गए। तो उन्होंने कहा कि जीव में अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि जीवात्म उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। उसके बाद से ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजेनिक थ्योरी, इसमें यह बताया गया ब्रह्मांडवाद में कि जीव किसी अन्य ग्रह से आए होंगे। अब कैसे आए होंगे, कोई ना कोई माध्यम रहा होगा। उन्होंने बताया, स्वैरेज नामक थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि जीव जो है उल्कापिंड के माध्यम से आ गए होंगे। लेकिन बाद में इसका भी खंडन हुआ क्योंकि उल्कापिंड पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि संभव नहीं है कि उस पर किसी भी प्रकार का जीवन का पाया जाना। तथा यह थ्योरी भी निष्क्रिय हो गई। इसके बाद ये तो हम लोग में प्राचीनवाद जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, प्राचीनवाद था, अब तक पढ़े। इसके पश्चात हम लोग को आधुनिकवाद में पढ़ना है। और आधुनिकवाद में आपका ए.आई. ओपरिन ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और उस विचारधारा में उन्होंने कहा कि जीव की जो उत्पत्ति हुई वो समुद्र में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण से बने विभिन्न प्रकार के यौगिकों से जीव की उत्पत्ति संभव हुई। इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है। ए.आई. ओपरिन ने कहा कि 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले यह पृथ्वी इतनी गर्म रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्म रही होगी, टेम्परेचर बहुत इतना ज़्यादा रहा होगा
कि उस समय किसी भी प्रकार का जीव का उत्पन्न होना संभव नहीं रहा होगा। तत्पश्चात प्रारंभ में उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि ऐसे एटम्स रहे होंगे जो कि जिसमें से हाइड्रोजन अत्यंत क्रियाशील रहा, और ये हाइड्रोजन क्रियाशील होने के कारण अन्य एटम से संयोग किया, और संयोग करने से कार्बन से हाइड्रोजन संयोग किया, मीथेन बना। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से संयोग किया तो वाटर बना। तो इस तरह से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्रिया किया तो अमोनिया बना। तो इस तरह से गैसीय माध्यम में ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये बनना प्रारंभ हुए। तत्पश्चात जो जलवाष्प उस गैसीय अवस्था रही होगी, क्योंकि वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर सन्ने सन्ने पृथ्वी जो है धीरे धीरे कई वर्षों पश्चात धीरे धीरे ठंडी होती रही होगी। यही गैसीय माध्यम में जलवाष्प बनकर वायुमंडल में ऊपर उठा होगा, काले बादलों के रूप में घनघोर बारिश हुई होगी। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर गिरा होगा, और टेम्परेचर सूटेबल होते काफ़ी समय लग गया। तत्पश्चात ये अमोनिया, मीथेन और वाटर ये आपस में जलीय अवस्था में फिर वापस ये संयोग किए होंगे, और इनसे कार्बनिक अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई होगी। जैसे प्रोटीन का निर्माण हुआ होगा, ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ होगा, पिरिमिडीन बनी होगी, ग्लूकोज बना होगा, तब जाकर किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव हुई होगी। ये तो सिर्फ ए.आई. ओप्रिन की अपनी ही विचारधारा थी, केवल कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया था, केवल विचारधारा ही प्रस्तुत की गई थी उनके द्वारा। उसके पश्चात ए.आई. ओप्रिन की विचारधारा को विस्तृत अध्ययन किया कि कैसा विचार था इनका, क्या ये सही है। इसके बाद स्टैनले मिलर आए और उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला तैयार की। उस प्रयोगशाला में जैसा कि इन्होंने बताया था ए.आई. ओप्रिन ने, वैसे इन्होंने अपना उपकरण तैयार किया और उसको एक्सप्लेन किया। तत्पश्चात उन्होंने पाया कि ए.आई. ओप्रिन की विचारधारा बिल्कुल सही थी। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो देखा, ए.आई. ओप्रिन के जो बताए थे, बिल्कुल उस विचारधारा पे बिल्कुल खरे उतरे। और इस प्रकार से हम लोग जो है जैव विकास पढ़ने से पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जाना। अब इसके बाद से जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैव विकास है क्या? जीवों का विकास, मतलब प्रारंभ काल में सरल जीवों से धीरे धीरे उनके क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा, जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अन्य जीवों का, नए नए जटिलतम जीवों का विकास हुआ। ये जैव विकास के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास का मैंने PDF आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया था। तो जैव विकास अच्छे से उसको अध्ययन कीजिए। तत्पश्चात उस जैव विकास में कौन कौन से प्रमाण थे, एविडेंसेस कैसे कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ना है। फिर कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म,
और ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।